हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसमें सिद्धांत है गैने का अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी ऑफ गैने। इससे पहले आपके पावलव हों, स्किनर हों, थॉर्नडाइक हों, कोहलर हों, कोहलबर्ग हों, इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, ये किनको पढ़ रहे थे? कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हमने पढ़ा था, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा था, और उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे गैने का जो अधिगम सिद्धांत है, इनकी सीखने की 5 श्रेणियाँ और 8 प्रकार इन्होंने बताए हैं। तो ये कौन कौन से 8 प्रकार हैं, इनको विधिवत तरीके से एग्जाम्पल्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है, यानी कि दोबारा आपको जो गैने का अधिगम सिद्धांत है पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए समझते हैं। छोटा सा सिद्धांत है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं इसमें। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, कहाँ के हैं ये? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ध्यान रखिएगा, आपका जो टेट वगैरह एग्जाम होता है उसमें पूछ लेता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कहाँ का है, सीरेट में नहीं पूछता। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट मिल्स गैने ने शिक्षण और अधिगम के मनोविज्ञान के लिए एक व्यावहारिक उदार दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। गैने के अकॉर्डिंग अधिगम जो लर्निंग है वो नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करके, समझिए पॉइंट को, ये कहते हैं कि जो लर्निंग है नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करके, जैसे ज्ञान, समझ, स्किल्स, एटीट्यूड में बदलाव, है ना, ये सब चीज़ें आदि किसी व्यक्ति के निष्पादन और क्षमताओं को बढ़ाने के रूप में देखा जाता है। जो नए प्रकार का व्यवहार होता है, जो नया ज्ञान होता है, आपने कोई नई स्किल्स को सीख लिया, जब आप नई स्किल को सीख लेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी अचीवमेंट और अपनी क्षमता भी आपकी बढ़ेगी, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी अगर आपने कोई स्किल सीख ली है तो, है ना। चलिए, कोई काम है वो आप बहुत स्लो करते हैं, लेकिन जब आपको स्किल पता लगे कि ये काम इस तरीके से अच्छा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा, तो फिर आपके काम में जाहिर सी बात है गति आ जाती है। इन्होंने ये प्रस्ताव किया कि सभी प्रकार के मानवीय अधिगम व्यक्ति में 5 घटकों के संदर्भ में मानवीय क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। 5 घटकों के संदर्भ में मानवीय क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। वो 5 घटक, 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली तो उन्होंने ये बताया कि मौखिक जानकारी, यानी कि वर्बल इंफॉर्मेशन। उदाहरण के लिए बच्चे को अक्षर ज्ञान का विकास कराना। ठीक है, क्या करना चाहिए हमें? बच्चे को अक्षर ज्ञान कराने के लिए उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, है ना। बौद्धिक कौशल, जो इंटेलेक्चुअल स्किल है, जैसे जोड़, घटाना, अगर बच्चे के अंदर बौद्धिक कौशल को डेवलप करना है तो आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि के बौद्धिक कौशल, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बॉडमैश हो गया, बॉडमैश का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, इसका यूज़ कर सकते हैं। संज्ञानात्मक रणनीतियाँ जो होती हैं, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, आगमन और निगमन, तर्क की खोज, एक चुंबक किस प्रकार काम करता है, इसका ज्ञान आप बच्चे को करा सकते हैं। अभिवृत्ति, जो एटीट्यूड है, जैसे एक विद्यार्थी एक किताब पढ़ने के बारे में क्या महसूस करता है ना, वो किताब, वो सब्जेक्ट पढ़ने में उसको कितना इंटरेस्ट है। गत्यात्मक कौशल आता है आपका मोटर स्किल, जैसे अपने कपड़ों के बटन बंद करना। तो ये जो है 5 श्रेणियां बताई गई हैं, 5 घटक बताए गए हैं लर्निंग के। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग तरीकों की आवश्यकता होती है। हम एक ही तरीके से 5 प्रकार के स्किल्स को नहीं सीख सकते, डेवलप नहीं कर सकते, तो अलग अलग तरीकों की आवश्यकता होती है ताकि सीखने के विशेष कौशल का विकास हो सके। जब हम अलग प्रकार के, अलग मेथड का यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है सीखने का जो भी स्किल है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएगी। यदि एक ही मेथड को हम हर जगह अप्लाई करेंगे तो वो कारगर नहीं होगा सब जगह। गैने ने 1956 में, बात कब की है? 1956 की है। गैने ने 1956 में मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस की जटिलता के आधार पर सरल से जटिल, सरल से जटिल यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तक सीखने की विभिन्न स्थितियों या स्तरों का विश्लेषण करने की एक प्रणाली का सुझाव दिया था। गैने के अकॉर्डिंग कहा गया है, अधिगम के पदानुक्रम, यानी कि जो स्टेप्स हैं उनको एक सीक्वेंस से
का उच्चतर स्तर सदैव निचले स्तर को आधार रूप में प्रयोग करता है। जो उच्चतर स्तर है उसका आधार निचला स्तर होता है, जैसे यहाँ से, ठीक है। अब इसमें जितने भी ऊपर के स्टेप्स हैं इसका आधार क्या हो जाएगा, ये नीचे का स्टेप, ठीक है, और विकसित होता है। इस प्रकार कहने के अकॉर्डिंग सफलतापूर्वक प्रगति के लिए पिछले ज्ञान की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जितना अधिक आपको पिछला ज्ञान होगा, नई चीज़ें आप उसी बेस पर ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। यदि जो भी नया टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, यदि उससे रिलेटेड आपको पहले से बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आप उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को जल्दी पकड़ पाएंगे। यदि उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले बेसिक पढ़ना होगा, तब तो आप उस टॉपिक को पकड़ पाएंगे, है ना। ये चीज़ होती है। तो उसका आधार क्या हो गया, बेसिक चीज़ें। केने ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकारों को एक सोपान यानी कि हायरार्की के रूप में बताया है। श्रृंखला के किसी भी स्तर पर सीखने की प्रक्रिया पूरी होने के लिए यह आवश्यक है कि उसके नीचे के सभी प्रकार का सीखना संपादित हो चुका हो। भाई आप ऊपर की चीज़ें तभी सीख पाएंगे जब नीचे की चीज़ें आपकी क्लियर हो। यदि गिनती आपको नहीं आती है, मैथ्स आपने मान लीजिए गिनती सीखी ही नहीं, जब गिनती सीखी नहीं तो आप जोड़ घटाना सवाल भी नहीं लगा पाएंगे। आपको ABCD आती नहीं तो आप क्या करेंगे, वर्ड्स को याद नहीं कर पाएंगे, है ना। आप पार्ट्स ऑफ बॉडी याद नहीं कर पाएंगे, आप वेजिटेबल्स नेम याद नहीं कर पाएंगे। तो जो इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी है कि आपका आधार यानी कि आपको ABCD, आपको जो है छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, ओके, वो पहले क्लियर हो चुका हो। ये 8 इन्होंने क्या बताए हैं, देखिए पहला है हमारा सांकेतिक अधिक सीखना, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से सीखना, सरल श्रृंखला सीखना, और शाब्दिक साहचर्य सीखना, शब्दों के बीच साहचर्य स्थापित करके, विभेदीकरण सीखना, कॉन्सेप्ट लर्निंग, नियम सीखना, और समस्या समाधान सीखना, क्योंकि समस्या तो आप सबसे लास्ट में ही सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये लर्निंग के 8 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा सिग्नल लर्निंग आता है, जिसको हम संकेत अधिगम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या कहा गया है, गेने का मानना है कि सबसे पहले बच्चे को संकेत अधिगम द्वारा ही सिखाना चाहिए। किसके माध्यम से, संकेत के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से। जैसे पावलोव का कुत्ते पर किया गया अनुबंधन सिद्धांत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें जो घंटी है वो संकेत का काम कर रही है कि अब जो घंटी बजी है तो अब खाना आएगा। तो घंटी जो है वो सिग्नल का काम कर रही है। तो बच्चों को भी सिग्नल के माध्यम से, संकेत के माध्यम से इन्होंने पहले स्टेप में सिखाने पर जोर दिया है। इस प्रकार के अधिगम में अनुक्रिया संवेगों के रूप में होती है। जैसे खट्टी चीज़ें देखकर लार आ जाना, आपने जैसे ही गोलगप्पे देखे किसी को खाते हुए, आपके मुंह में पानी आ गया कि यार हम भी खा लेते, है ना। पलक गिरना, अचानक से रोशनी पड़ती है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। इसका प्रयोग छोटी कक्षाओं में उपयुक्त होता है। जैसे का के साथ में आपने संकेत जोड़ दिया कबूतर को, खा से आपने खरगोश जोड़ दिया, गा के साथ गमला जोड़ दिया, घा के साथ घर जोड़ दिया। इस तरीके से हम बच्चों को आसानी से सिखा पाते हैं। दूसरा जो बताया इन्होंने वह है प्रेरणा प्रतिक्रिया अधिगम, जिसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहते हैं। ये समस्याओं को सुलझाने का एक मौलिक तरीका बताया गया है कि जो है ये समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में क्या है, एक मौलिक तरीका है, ठीक है। यह दोहराए हुए विविध प्रयासों की विशेषता है जो सफल होने तक जारी रहती है। इसका उदाहरण स्किनर का प्रयोग है, जिसमें क्या होता है, चूहे को उत्तेजित करने के लिए भोजन दिया जाता है ताकि वो उत्तेजनावश लीवर को दबाना सीख ले। इसके बाद हमारी तीसरा जो प्रकार है लर्निंग का वो आता है। देखिए व्यक्ति जब पहले और दूसरे लेवल के लर्निंग से परिचित हो जाता है, जब वो संकेत अधिगम सीख लेता है, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग सीख लेता है, तब वो चेन लर्निंग पे आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आदमी पहला और सेकंड स्टेप पार कर लेता है तभी वो श्रृंखला अधिगम की प्रक्रिया शुरू हो पाती है, चेन लर्निंग शुरू हो पाती है। इसमें क्या, उदाहरण के तौर पर जैसे बालक को दो समान विशेषताएं, दो समान चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो समान चीज़ें, दो गोल चीज़ें हैं, उनको दिखा करके दोनों के बीच में क्या संबंध है ना, ये उनसे पूछना चाहिए और दोनों में संबंध स्थापित करते हैं ताकि वो उस विशेषता वाली सभी वस्तुओं को पहचान सके। अब जिस प्रकार की ये दो चीज़ें हैं, इसी प्रकार की जब इन दोनों में हम विशेषताएं बताएंगे, दोनों में अंतर बताएंगे, डीप में जाएंगे, तब इस तरीके की जो बाकी चीज़ें हैं बच्चा उनके बारे में खुद ही दिमाग लगा लेगा, है ना। समझिए, अनुक्रिया को व्यक्ति के
सीखने के क्रम में एक साथ जोड़ना या संबंधित करना श्रृंखला अधिगम कहलाता है। जैसे एक नया मोटर चालक पहले से अर्जित कुशलताओं और निरीक्षणों को जोड़कर या संबंधित करके मोटर या इस तरह की अन्य गाड़ियों को चलाना सीख लेता है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति जिसने स्कूटर चलाना सीख लिया, अब वो स्कूटर चलाना सीख लिया है, ठीक है, अब उसके सामने चाहे कोई भी बाइक हो, है ना, छोटी बाइक हो, बड़ी बाइक हो, वो सबको चला लेगा, ठीक है। जिसने जो है कि सुजुकी मारुति चलाना सीख लिया है, अब उसके सामने आप BMW ला के रख दो, वो उसको भी थोड़ा बहुत चला लेगा, है ना, उसको थोड़ा बहुत जानकारी देनी होगी, बाकी वो चला लेगा। तो उसने पहले से जो उसने ज्ञान अर्जित कर रखा था उसमें और नए में उसने संबंध स्थापित किया और उसकी लर्निंग हो गई, उसने सीख लिया, ठीक है। इस तरीके से आगे है फोर्थ वन स्टेप, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। सीखने में ये चौथे स्तर का लर्निंग है, फोर्थ स्टेप पे आता है, ठीक है। इसमें बालक को श्रृंखला अधिगम द्वारा जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका शब्दीकरण करना यानी या उनमें संबंध स्थापित करना सिखाते हैं। जैसे इसमें क्या है कि श्रृंखला अधिगम में हमने बालक को कई प्रकार की गोल वस्तुएं दिखाई, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे गेंद है, हम अमरूद दिखा सकते थे, सेब हैं, कंचे हैं। अब हम बालक को बताते हैं कि ये सभी वस्तुएं एक विशेषता रखती हैं, सब में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि ये गोल हैं। इस प्रकार श्रृंखला अधिगम के शाब्दिक अधिगम द्वारा क्या होता है, छात्र विचारों को एक सीक्वेंस में पिरोना सीख लेता है। वो शाब्दिक अधिगम भी कौशल अधिगम द्वारा सीख लेता है। इसमें वाचिक इकाइयों की श्रृंखला बनाई जाती है, बालक बोलना सीखता है तो शाब्दिक श्रृंखला के माध्यम से ही वाक्यों का निर्माण भी करता है। जब बालक पहले शाब्दिक गेंद शब्द सीखता है, फिर अब वो लाल गेंद, तब इसका मतलब है कि उसने शाब्दिक श्रृंखला बनाना सीख लिया। उसने सिर्फ पहले हमने उसको सिर्फ गेंद बताई थी, अब उसके लिए हर गोल चीज़ गेंद हो सकती है ना। फुटबॉल भी वो सिर्फ गेंद ही हो सकती है, बॉल भी बॉल है। अब वो यहाँ पे सीख लेगा ये गेंद है, ये फुटबॉल की बॉल है, और ये लाल गेंद है, ये पीली गेंद है, ये वाइट बॉल है, ठीक है। इस तरीके से वो चीज़ों को अब समझ लेगा। अब इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इसमें क्या होता है, गहने का ये 5वें स्तर का सीखना है। इसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना सीख लेता है। इसमें बालक को एक ही तरह की बहुत सारी चीज़ें दिखाकर उनमें समानता होते हुए भी वस्तुओं में विभेद या अंतर करना सिखाता है। यानी कि उनमें समानता तो है लेकिन उसके बावजूद भी उनमें डिफरेंस दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उदाहरण के तौर पर बालकों द्वारा त्रिभुज और चतुर्भुज में अंतर करना सीखना। भाई त्रिभुज हो गया और चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में बच्चों को अंतर सिखाया जाता है। फुटबॉल और क्रिकेट बॉल में अंतर सिखाया जाता है। यहाँ पे घनत्व और भार में अंतर समझाया जाता है। हिंदी के बा और वा में डिफरेंस बताया जाता है। भा और माँ में अंतर समझाया जाता है। विभेद यानी कि अंतर करते हुए हम बालक को बताते हैं कि ये सेब हैं और फल हैं, ये कंचा जो खेला जाता है और ये गेंद है जो खेलने के काम आती है। तो इस तरीके से वो हर चीज़ को धीरे धीरे डीप में समझ लेता है। 6 स्टेप है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। अधिगम के स्तर पर, अधिगम के इस स्तर पर पहुंचने के लिए विभेदात्मक अधिगम का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है, जो हमने पीछे अभी समझा था। ओके, यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु के सामान्य गुणों के आधार पर किसी विशेष अर्थों को सीखना ही कॉन्सेप्ट है। जैसे सम और विषम संख्याओं का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7th वन हमारा आता है रूल लर्निंग, यानी कि नियम अधिगम। अब ये जो नियम अधिगम है ये क्या है, नियम सीखने में 2 या 2 से अधिक अवधारणाओं को शामिल करना होता है, ठीक है। नियम सीखना गहने के सीखने के स्तर का कौन सा चरण है, ये 7वां चरण है, ठीक है। इसमें बालक पूर्व अवधारणा जिसमें वो सीख चुका है कि गोल वस्तुएं लुढ़कती हैं, तो वो अध्यापक के समक्ष ये समस्या रख सकता है कि पृथ्वी गोल है तो ये कैसे लुढ़कती है, और अध्यापक भी बालक को ये समझा सकने में सक्षम हो जाता है कि पृथ्वी गोल है और ये लुढ़कती है या घूमती भी है। तो इस प्रकार के लर्निंग में जो छात्र हैं वो कॉन्सेप्ट्स के प्रत्यास्मरण द्वारा सिद्धांत को समझ लेता है। उदाहरण के तौर पर बालक द्वारा व्याकरण के विभिन्न नियम सीखे जाते हैं।
वही बात यहाँ पे कह रहा है कि इस नियम सीखने में 2 या 2 से अधिक अवधारणाओं को शामिल करना होता है। इसके लिए उच्च स्तर की संज्ञानात्मक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसमें 2 या 2 से अधिक अवधारणाओं के बीच एक संबंध बनाना शामिल होता है, जैसे गर्म होने पर हवा का हल्का हो जाना। इसमें गर्म एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया और हवा एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका लास्ट स्टेप 8वां प्रकार है, जिससे हम क्या कहेंगे, समस्या समाधान अधिगम, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम ज्ञान की अधिगम सोपान की का सबसे उच्च स्तर का सीखना है। यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम स्तर है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके किसी समस्या का समाधान करता है, नियम का उपयोग करके समस्या का समाधान करता है और एक नए तथ्य को सीख भी लेता है। यही कारण है कि इसे जटिल अधिगम की संज्ञा दी गई है, जैसे रेखागणित की किसी प्रमेय को सिद्ध करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये गेने का जो अधिगम सिद्धांत है, उसमें 5 जो हमने श्रेणियां देखी थी, 5 घटक और 8 प्रकार हमने समझ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। पेड कंटेंट अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो हमने हर क्लास में बताया है, आप पेड कंटेंट भी ले सकते हैं। और जितने भी विद्यार्थियों ने पेड कंटेंट लिया है, ध्यान रहे आपको बाहर से कुछ भी न खरीदने की आवश्यकता है, न पढ़ने की आवश्यकता है, इतना इनफ रहेगा। नोट्स के लिए जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, यहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।